नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ। और इस वक्त चुनाव का शोर थम चुका है। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की 142 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं 29 अप्रैल को। सबके जहन में यही सवाल है कि भाई बीजेपी ने अगर एडवांटेज ले भी ली है अपने मजबूत गढ़ में जो फर्स्ट फेज की सीटें थी, तो क्या यहाँ पर 142 सीटों में आके बीजेपी का जो मोमेंटम है वो फिजल आउट हो जाता था, इस बार बीजेपी से बरकरार रखने में कामयाब होगी कि 142 सीटों पर वाकई में भय के आगे भरोसा जीतेगा और डर के आगे बीजेपी की जीत छिपी हुई है? इन तमाम सवालों को हम डेटा के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात तय है कि दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सेकेंड फेज दोनों पार्टियां बहुत बखूबी जानती हैं कि करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि अगर जो दावे किए जा रहे हैं हिंदू बहुल सीटों में जो हाई वोटर टर्नआउट हुआ है उसको कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी के फायदे में गया है। और फर्स्ट फेज में बीजेपी के पास 59 सीटें थी, तृणमूल कांग्रेस के पास 92 सीटें थी, तो बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर सेंधमारी करेगी। अगर तृणमूल कांग्रेस को फर्स्ट फेज में नुकसान हो रहा है, एक बार भी ये मान भी लिया जाए कि अमित शाह बीजेपी जो दावा कर रही है 100-110 सीटों का फर्स्ट फेज में आ भी रही है, तो ममता बनर्जी के लिए ये करो या मरो का फेज है। यानी बीजेपी के मोमेंटम को उन्हें इस सेकंड फेज में रोकना ही रोकना है, जिसके लिए दीदी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी है। और बीजेपी भी जानती है कि अगर वहां से 110 भी आ गई ना, तो यहाँ की 18 को जब तक वो 36-54 में नहीं बदलेगी, तब तक वो मैजिकल नंबर 148 से दूर रह जाएगी। और बीजेपी तो दावे 200 पार के भी कर रही है। एक बार फिर से चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले हर पार्टी ने दम यही भरा है कि भाई चुनाव तो हम ही जीत रहे हैं। आश्वासन भी दिलाया है वोटरों को। अमित शाह ने कहा कि भाई ऐसा है, भय के आगे जीत है, आप चिंता मत कीजिए। केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां जो हैं वो चुनाव खत्म होने के 60 दिन बाद भी रहने वाली हैं। डरना नहीं है, आपका कोई खामियाजा नहीं होगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, हम पे भरोसा कीजिए। तो भय को मुक्त करने की भी कोशिश की जा रही है। ममता दीदी भी याद दिला रही हैं कि देखिए ऐसा है, 4 मई के बाद तो हम ही रहने वाले हैं, तो जरा सोच लीजिएगा। तो ममता दीदी अलग अंदाज में धमका रही हैं। तो हर कोई प्यार से धमका के, भरोसा जीत के, बंगाली अस्मिता की बात करके, परिवर्तन की बात करके या फिर बदले की बात करके अपने अपने लिए वोट मांग रहा था और जोर शोर से मांग रहा था। और अभी भी ऐसा नहीं है कि कैंपेन जो है ऑफिशियली चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं बंद तो हो गया है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पे कोशिश करते ही रहते हैं अगले जो वक्त रहता है। तो यहाँ पर अब ये जो 142 सीट है, इसमें क्या कुछ होने वाला है? क्या वाकई में खेला होने वाला है? क्या वाकई में परिवर्तन होने वाला है, या फिर बंगाली अस्मिता, दीदी पर भरोसा भारी पड़ने वाला है? देखिए, अगर कोर्स करेक्शन की बात करें इस पूरे चुनावी कैंपेन में, तो कोर्स करेक्शन दोनों पार्टियों ने किया। बीजेपी को समझ में आया कि भाई ये बंगाल है, कट्टर हिंदुत्व वाली जो बीजेपी की छवि है, हिंदू मुस्लिम, उस तरह से यहाँ पर चलेगा नहीं। आप हिंदू वोटों को जगा सकते हैं, लेकिन बंगाली हिंदू पहले बंगाली है, बाद में वो हिंदू है। ऐसे ही उस मुसलमान की बात करें तो वो भी पहले बंगाली मुसलमान अपने आप को मानता है। तो बंगाली फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। फिर बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो एंटी इनकम्बेंसी के इर्द गिर्द ही भुना है। वहाँ पे दीदी को लेकर किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा अपशब्द, दीदी को लेकर कोई पर्सनलाइज अटैक नहीं किया गया है। तो हार्ड हिंदुत्व को भी पीछे रखा गया। चुनावी रैलियों में कुछ नेताओं के जरिए उसको फोरफ्रंट पे लाने की कोशिश की गई। बिल्कुल अंत में माछ भात भी खाया गया, मंगलवार के दिन भी खाया गया, फोटो भी अपलोड की गई कि भाई देखिए जैसा देश वैसा भेष, बंगालियों को माछ भात पसंद है, देवी को भी चढ़ता है, तो हमें भी कबूल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो बीजेपी ने अपनी बदली, कोर्स करेक्शन किया। इस बार बंगाली अस्मिता जो है उसका पूरा ख्याल रखा। आप देखिएगा कि कोई भी नेता जो है बाहर से आके पूरी चुनाव प्रचार की कमान संभाल नहीं रहा है। संगठन में काम भी कर रहे हैं नेता, तो चुपचाप से बैक सीट पर हैं जो तमाम नेता आए हुए हैं। फिर चाहे आप सुनील बंसल की बात कर लें या फिर भूपेंद्र यादव की बात कर लें, जो भी मंत्री हों या फिर तमाम नेता हों, उनको भी फिलहाल बैक फ्रंट पे रखा गया है कि भाई ठीक है, आप काम कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, बूथ को मजबूत कीजिए। लेकिन जब मीडिया में आके बयान देने की बात आती है तो शुभेंदु अधिकारी ही, तो बंगाली जो अस्मिता है उसका ख्याल रखते हुए शुभेंदु अधिकारी ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वही आके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जो जवाब देने होंगे दीदी को वो देंगे, बांग्ला में बोलेंगे। क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था कि दीदी बांग्ला में बोलती थी, बंगाली अस्मिता की बात करती थी, यहाँ से कैलाश विजयवर्गीय जवाब देते थे। तो कहीं ना कहीं वो बाहरी वर्सेस बंगाली का मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली उठाया गया है। तो उसका भी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी ने भी अपने अंदर कोर्स करेक्शन किया। वहीं ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी जो अपीसमेंट की राजनीति उनकी पूरी इर्द गिर्द घूमती थी, उन्होंने फिर से कहा कि भाई दुर्गांगन, दुर्गा समितियों को, जो दुर्गा पूजा समितियां हैं उनको एक्स्ट्रा फंडिंग, फिर उसके बाद शामिल होना, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, तमाम करेक्शन जो हैं वो ममता दीदी ने भी अपनी तरफ से, अपने मुस्लिम वोट बैंक को उन्हें पता था कि कहीं नहीं जाएगा, तो उस पर काम करने की पुरजोर उन्होंने कोशिश की। और महिलाओं को ये बार बार याद दिलाना
नहीं भूलें कि देखिए मैंने ही आपके साथ इतने सालों तक आपको तमाम योजनाएं दी हैं, सब कुछ दिया है। जो कह रहे हैं हम देंगे वो भविष्य की बात है, फिलहाल तो मैं ही दे रही हूँ। और बार बार वो बंगाली अस्मिता का मुद्दा भी ला रही हैं और साथ ही एक फाइटर की अपनी इमेज जो है उसको भी बरकरार रखा हुआ है कि देखिए कि यहाँ पर जो है वो तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और दबाव बनाया जा रहा है और मैं अकेली इसके खिलाफ लड़ रही हूँ। देखिए ये तो नैरेटिव की बात हो गई मोटा मोटी, लेकिन नैरेटिव जो है ना वो मोमेंटम बना सकता है, माहौल बना सकता है, लेकिन चुनाव जब आप जमीन पे जाते हैं तो आपका कार्यकर्ता जिताएगा, आप वोटर को कितना साधने में कामयाब रहे, कितना उसको पोलिंग बूथ तक लेकर आए और आंकड़े जिताने वाले हैं। और आंकड़े कम से कम सेकंड फेज में बीजेपी के फेवर में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसी में बीजेपी के लिए होप भी छिपी हुई है। वो होप कहाँ कहाँ छिपी हुई है और मुश्किलात कहाँ कहाँ हैं, ये हम डेटा के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 142 सीटें हैं सेकंड फेज में, जहां 29 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। साउथ बंगाल की 107 सीटें हैं, ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटें यहां पर आ रही हैं। तो अब आप देखिए कि किस तरह से एसआईआर के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज में भी चेंजेस जो हैं वो आ रहा है। कोलकाता की जो 11 विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी 0 पर है, 0 पर, तो वहां पर भी चेंजेस जो हैं आपको आते हुए दिखेंगे। काशीपुर, बालीगंज, श्यामपुकुर की जो सीटें हैं 2024 में जो वोटर थे उसकी तुलना में 2026 एसआईआर के बाद वोटर जो हैं वो गिरे हैं। तो 64% वोटिंग हुई थी, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, 62 और 62। लेकिन अभी अगर उसी को कन्वर्ट किया जाए एसआईआर के बाद, जो नाम कट गए हैं, जो लोग जिनका वोट खत्म हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं या फिर कागजों के कारण किसी का वोट नहीं है, तो वो सब वोटर का करेक्शन यहाँ पर हो चुका है। तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जो ऑटोमेटिक गणित सब लोग समझा रहे थे वो यहाँ फैक्टर लागू होता है। मनकतला, जोड़ा, संको, सब जगह यहाँ पर अनुमानित वोटर जो टर्नआउट है अच्छा होगा। कोलकाता पोर्ट, बेलाघाटा, सभी जगह एसआईआर में वोट कटने के बाद जो है फिगर्स काफ़ी चेंज हो गई हैं। एंटाली, चौरंगी, ये तमाम सीटें हैं। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार का किस तरह से असर हो रहा है। फर्स्ट फेज के अंदर हमने देखा था कि जहां जहां प्रधानमंत्री ने प्रचार किया है वहां पर वोटर टर्नआउट जो है अच्छा खासा निकला है। तो जो अपील वो करते हैं, पब्लिक कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, इस बात से कोई उनके विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि ठीक है उनके वो एक मास लीडर है, ग्रास रूट लीडर है और पब्लिक कनेक्ट है उनका। जब वो कोई भी अपील करते हैं तो जनता उसको अलग तरह से उसकी क्रेडिबिलिटी करके, खासतौर से महिला वोटर्स, युवा वोटर्स उस पर भरोसा करते हैं। तो ये डेटा भी कमोबेश जो है इस चीज़ पे आपको फिगर को बताएगा। जंगीपुर में 11 अप्रैल को, ये पुराना हम बता रहे हैं, मतलब ये जो अभी फर्स्ट फेज में 11 अप्रैल को रैली की थी, बिशुपुर में 19 अप्रैल को रैली की थी, झारग्राम में 19 अप्रैल को रैली की थी, मेदिनीपुर में 19 अप्रैल को, पुरुलिया में 19 अप्रैल को रैली की थी। तो 2021 में 81, 90, 87, 88, 83% वोट था और यहाँ पे देखिए 95% पहुंच गया, 93.43, 92.63, 92.56, 90.74। तो ऑन एन एवरेज आप देख लीजिए कम से कम मिनिमम लगभग 3.5% की बढ़ोतरी और मैक्सिमम 14.32% की बढ़ोतरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्टार प्रचारक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बाकी दूसरी पार्टियों का, दूसरी रैलियों का यहाँ पे डिटेल है। कूच बिहार उत्तर, हल्दिया, सूरी, आसनसोल उत्तर, बेलूर घाट और सिलीगुड़ी। तो यहाँ पर बीजेपी जो है ना बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर भी, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बताया, दीदी की महिलाओं के वोट बैंक में से इतमाने की कोशिश की कि देखिए मेरे पास हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, सालाना 36,000 रुपये देंगे, घर का मालिक बना देंगे और कौन कौन सी सुविधाएं देंगे। तो उन्होंने जनता से अपील की और उसमें कोई दो राय नहीं कि अगर दीदी के साथ महिला खड़ी हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी महिलाओं के अंदर जो है वो एक अच्छी खासी उनकी एक फैन फॉलोइंग है, क्रेडिबिलिटी है, वो उन पर भरोसा करती हैं। और ये भी हमने देखा है कि कई स्टेट इलेक्शन में जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा होता है। इसमें विपक्षी भी मानते हैं कि वो उनके पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो उनके लिए बहुत कुछ लोगों का मूड और मोमेंटम बदलने का काम करता है। तो हाई वोटर टर्नआउट जहां उन्होंने फर्स्ट फेज में कैंपेन किया, रैली की, उनके आसपास की सीटों पर उसका असर होगा। वोटर टर्नआउट बढ़ा है जो बीजेपी के हक में जाएगा, ये बीजेपी के तमाम लोगों का मानना है। अब आप देखिए यहाँ पर एसआईआर से कैसे बाजी बदलने वाली है। दीदी बार बार एसआईआर का रोना रो रही हैं, पर यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि बंगाल में ना सोर्स जैमिंग होती थी, बूथ जैमिंग होती थी और साथ ही छापा होता था। दोपहर 12 बजे के बाद छापा होता था, यानी कि वो वोट जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनके वोट खत्म हो चुके हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनके नाम है। जो लोग पश्चिम बंगाल से पलायन करके कहीं और अपना वोट बना चुके हैं, डुप्लीकेसी है, तो ऐसे कई जो वोट होते थे उनको वोट कास्ट कर दिया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि पोलिंग बूथ पर आपको लंबी लंबी लाइन नहीं दिखेंगी, लेकिन जब वोट परसेंटेज आएगा तो वो कुछ और ही कहानी कह रहा होगा। तो एसआईआर में जो नाम कटे हैं, अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर कि भाई जरूरी नहीं है वो सारे के सारे दीदी के ही वोटरों के नाम कटे, हो सकता है बीजेपी के, लेफ्ट के, कांग्रेस के वोटर्स के भी नाम कटे हों, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि उसका असर होगा। और जिस तरह से दीदी बार बार उसी मुद्दे को एनहांस कर रही हैं, तो लग रहा है कि दीदी जानती हैं कि कुछ ना कुछ, कि ये जो वोट बैंक है वो उन्हीं का था। नहीं तो भाई अगर सब में बटा हुआ होता तो सबसे ज़्यादा टेंशन दीदी को क्यों होती। अब मैं आपको सीट के हिसाब से बताती हूँ कि ऐसी कौन सी सीटें हैं। लगभग 18 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी बहुत ज़्यादा बुलिश है सेकेंड फेज में। वो कह रही है कि भाई ये वो सीटें थी जहाँ पर एसआईआर में
जो नाम कटे हैं और जीत हार का जो मार्जिन है ना, वो बीजेपी के हक में जाता हुआ दिख रहा है। बालागढ़ 5,784 जीत का मार्जिन था, एसआईआर में नाम कट गए 9,465। तो पहले टीएमसी ने जीती थी, तो जरा देखिए डबल नाम कट गए हैं, जीत का मार्जिन से भी लगभग मतलब उसी के आसपास नाम कट रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर बीजेपी को उम्मीद दिखती है। बाली 6,237 टीएमसी के खाते में सीट थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 9,418 है हार जीत का मार्जिन। कालना 7,478 नाम कटे हैं 8,964। कटवा 9,155 नाम कटे हैं 8,861। तो जीत हार का मार्जिन और जो नाम कटे हैं वो आपस में या तो ज्यादा है या फिर ऑलमोस्ट क्लोज नेक पे है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जहाँ पर जीती है वहाँ पर नाम नहीं कटे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी कह रही थी कि ये मान के बिल्कुल नहीं चल सकते हैं एसआईआर में सारे के सारे नाम जो है उन्हीं वोटर्स के होंगे, अगर बोगस भी थे, कुछ भी थे कि जो ममता बनर्जी को वोट देते थे। तो यहाँ देखिए शांतिपुर में बीजेपी जीती थी 15,878 के मार्जिन से, लेकिन अब वोट कट गए हैं 18,114। तो यहाँ पर एक सीट ऐसी भी निकल कर आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए बीजेपी वाली सीट सिर्फ एक ही है, क्योंकि उस फेज में बीजेपी ने सीटें भी बहुत ही कम हासिल की थी। हुगली की अगर हम बात करें तो हम देखिए कि यहाँ पर साउथ बंगाल में चुचुरा, बालागढ़, सप्तग्राम, ये सीटें देखिए टीएमसी विनर है, क्योंकि मैं आपसे वही कह रही हूँ बार बार कि वहाँ तो बीजेपी ने सिर्फ 18 सीटें जो है हासिल की हैं सेकंड फेज के अंदर, और ग्रेटर कोलकाता रीजन में तो नीलबटे सन्नाटा थी। तो एसआईआर में नाम कटे 13,000, जीत का मार्जिन 18,000। मैं एक ग्राउंड फिगर आपके लिए पढ़ रही हूँ। 9,465 नाम कटे और 5,784 जीत हार का मार्जिन, 7,482 नाम कटे और 9,772 हार जीत का मार्जिन। तो ऐसी कई सीटें हैं। आप देखिए ग्रेटर कोलकाता की सीट है हावड़ा उत्तर बाली, तो यहाँ पर भी देखिए 5,522 का मार्जिन था जीत हार का और 6,237 टीएमसी विनर थी, लेकिन यहाँ पर 13,784 वोट कट गए हैं और 9,418। तो एक क्लोज फाइट हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की तमाम जो सीटें हैं, जिसमें वर्धमान दक्षिण, कालना, कटवा की भी सीट आती हैं, आपके सामने डेटा यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए अमडांगा, जगततल की भी सीट यहाँ पर आ रही है, नॉर्थ 24 परगना की ये सीटें हैं। तो ये सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक उम्मीद का सबब बनकर आ रही हैं। रानाघाटा उत्तर पूर्व, नागकाशीपारा, रानाघाटा उत्तर पश्चिम, शांतिपुर, चकदहा, छपरा, कृष्णागढ़ दक्षिण, हरिंगघाट। तो यहाँ देखिए ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सीटें जो है वो बीजेपी की ही टीएमसी के खाते में गई थी। यहाँ पर बीजेपी यानी कि 1 2 3 4 5 सीटें बीजेपी की थी और 3 टीएमसी की थी, और हार जीत का मार्जिन देख लीजिए। तो ये फैक्टर दोनों पर ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस चीज को लेकर काफी बुलिश जो है वो नजर आ रही है। तो 2021 के चुनावी नतीजे देख लीजिए। कोलकाता रीजन की 11 सीटें हैं, 0 थी। हावड़ा की 16, पूर्वी वर्धमान में 16, साउथ 24 परगना में 31, नॉर्थ 24 परगना में 33, हुगली में 18, नदिया में 17। सबसे ज्यादा उम्मीद नदिया रीजन से ही है, क्योंकि यहाँ पर मथुआ वोट बैंक है। हालांकि टीएमसी के समर्थक कह रहे हैं भाई आपने उनसे किए हुए वादे पूरे नहीं किए थे और इसीलिए वो आपको अब वोट अपना नहीं देंगे। बीजेपी का कहना है कि नहीं, हमने उन्हें मना लिया है, सब कुछ ठीक ठाक है, और नदिया से ही वो कह रहे हैं कि हम अपनी टैली को सुधारेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से कोलकाता रीजन की एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं है, हावड़ा की एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं है, पूर्वी वर्धमान की एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं है, साउथ 24 परगना की एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं है। तो यहाँ पर बीजेपी शून्य पर है। यहाँ से बीजेपी को कुछ ना कुछ अपने नंबर्स बढ़ाने का मौका है। एसआईआर में नाम कटे, हार जीत का मार्जिन कम हो, कुछ फैक्टर्स चेंज हुए, एंटी इनकम्बेंसी हो, तो तमाम चीजें जो है वो बीजेपी के हक में यहाँ पर जा सकती है। और एक और बात कही जा रही थी, हालांकि वो ज्यादा एप्लीकेबल जो थी वो मुर्शिदाबाद, मालदा, वो जो पूरी की पूरी बेल्ट है उसके लिए ज़्यादा कही जा रही थी कि वहाँ पर लेफ्ट और साथ ही साथ कांग्रेस कुछ वोट काट के बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो कम से कम यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ये जो सेकंड फेज है वहाँ पे मोर और लेस मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। वोट काटने वाली संभावना कम ही नजर आ रही है। बहरहाल नॉर्थ 24 परगना में 5 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, 28 टीएमसी ने हासिल की थी, हुगली में 4 और 14 टीएमसी, नदिया 9 और टीएमसी 8। तो यहाँ पर मथुआ वोटरों का बोलबाला है। ठाकुर मंदिर भी प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, याद भी किया पिछली बार को। तो यहाँ पर भी बीजेपी ने पूरी कोशिश की है, अपनी जान लगाई है कि इस फिगर को वो यहाँ पर मथुआ वोट बैंक के सहारे बदलने की पूरी कोशिश करे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की यात्रा की थी और वहाँ पे नौका विहार किया था, तो कहा जा रहा है कोलकाता, हावड़ा और हुगली, उन्होंने यहाँ के रीजन की पूरी लगभग जो है 45 सीटें जो आती हैं उसको साधने की कोशिश की थी, एक मैसेज देने की कोशिश की थी। और कई मोदी समर्थक ये भी कहते हैं कि भाई आप देखिए माँ गंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब जाते हैं तो वो उनके लिए एक लकी होती हैं। एक लाइटर नोट पे एक रेफरेंस है कि भाई आप बनारस देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे आप चलते जाइए। तो कहीं ना कहीं हमेशा माँ गंगा ने आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी को दिया है और उम्मीद यही है कि इस बार भी बहुत कुछ बदलेगा। तो सेकेंड फेज में मथुआ वोट बैंक, फिर आरजीकर का जो पूरा का पूरा
नाराजगी हुई थी उसके ऊपर बीजेपी बैंक कर रही है। एसआईआर में जो नाम कटे हैं और हार जीत का मार्जिन जिन सीटों पे लगभग 18 से 25 सीटें ऐसी हैं, वहां पर बीजेपी अपने लिए खाता खोलने की उम्मीद लगा रही है। लेकिन दावे बड़े बड़े हैं। कहा तो जा रहा है कि भाई यहाँ पर भी एक थम्पिंग मेजॉरिटी एक तरह से पश्चिम बंगाल में आने वाली है। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल के अगर इतिहास की बात भी आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड मैंडेट आपको आता दिखे। पिछली बार भी बीजेपी कह रही थी 200 पार, लेकिन ममता दीदी 200 पार जरूर हो गई थी। यानी कि वोटर बिल्कुल क्लियर कट है, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, अगर तमाम विश्लेषक एक बात को तो लेके बिल्कुल क्लियर कट एक जुटता है उनके अंदर कि भाई देखिए एडवांटेज बीजेपी है, टैली सुधरेगी, लेकिन यहाँ पर एक तरफा ही वोट पड़ेगा। फिर चाहे वो बीजेपी 200 पार हो या फिर ममता दीदी जो है एक बार फिर से वो है सत्ता भी बनाए और बम्पर वोट भी लेकर जाएं। तो यानी कि इधर दिस वे और दैट वे, ऐसा नहीं होगा कि किसी को 130 मिल रहे हैं दूसरी पार्टी को अलग। तो इस तरह का क्लोज नेक टू नेक फाइट की उम्मीदें चुनावी विश्लेषक कम ही बता रहे हैं। लेकिन देखिए हमने आपको जिस तरह से बताया एसआईआर में नाम कटी हुई सीटें जो दोनों तरफ हैं, वो जिसमें बीजेपी की हमने आपको सीट दिखाई कि ऐसी सीटें बीजेपी भी हैं, हालांकि टीएमसी की जीती हुई सीटें ज़्यादा हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इस रीजन के अंदर बीजेपी ने बहुत कमाल किया भी नहीं था, सिर्फ 18 सीटें जीती थी, तो टीएमसी वाली जीती हुई ज़्यादा होंगी, जहाँ पे एसआईआर में नाम कटे और हार जीत के मार्जिन से ज़्यादा है। प्लस नादिया बेल्ट जहाँ पर बीजेपी चाहती है कि मथुआ वोट बैंक को साध कर वो अपनी तरफ करे। प्लस ग्रेटर कोलकाता में भद्रलोक के अंदर बीजेपी कह रही है कि हमने अपना पूरा स्टैंड चेंज किया है। ग्रेटर कोलकाता रीजन में आरजीकर का केस हो, महिला सुरक्षा हो, पलायन का मुद्दा हो, जो अर्बन वोटर है अब उसे उसके हिसाब से बंगाली अस्मिता का ख्याल रखते हुए साधने की पूरी कोशिश की गई है। हिंदुत्व वोटर जो है वो भी छिटकेगा और कहीं ना कहीं इस बार ग्रेटर कोलकाता में जहाँ पे जीरो पे बैठी हुई है बीजेपी, वहाँ से भी अपने लिए इनरोड्स बनाने में कामयाब होगी। प्रधानमंत्री अमित शाह ने सबने रोड शो किया है। प्लस बीजेपी कह रही है कि हमें फायदा जो है वो शुवेंदु अधिकारी के भवानीपुर जाने का भी मिलेगा। जैसे पिछली बार दीदी के नंदीग्राम से लड़ने का फायदा मिला था दीदी को कि भले ही वो अपनी सीट हार गई थी, लेकिन आसपास की सीटों में इस तरह का बस क्रिएट हुआ, एक पैशन कार्यकर्ताओं के अंदर क्रिएट हुआ, उसका एडवांटेज मिलता है। तो शुवेंदु अधिकारी के भवानीपुर से लड़ने का, अग्रेसिव कैंपेनिंग का, दीदी को बांध कर रखने का, तो ये फायदा जो है आसपास की सीटों पर बीजेपी को मिलता हुआ दिख सकता है। तो बीजेपी इन तमाम फैक्टर्स को लेकर बुलिश है, होपफुल है। वहीं ममता दीदी पूरा जोर लगा रही है और जाहिर सी बात है कि यहाँ से उनके अस्तित्व की लड़ाई है। टीएमसी यहाँ से, दीदी हालांकि फाइटर हैं और उनकी एक अलग इज्जत सम्मान है, जिस तरह से वो सड़क से सदन तक पहुंची, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दीदी की एक फाइटर की इमेज है और बंगाल को जिस तरह से वो लेकर आगे चलती रही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से दीदी के लिए कमबैक करना मुश्किल होता चला जाएगा। बीजेपी के लिए सब कुछ दांव पे लगाने का मौका है, क्योंकि वो भी जानती है कि भाई इससे मुफीद मौका क्या आएगा, इससे मुफीद मौका क्या आएगा कि भाई ठीक है, जितने आरोप झेलने थे कि एसआई में नाम कट गए, आपने वो भी बोगस वोटिंग भी चली गई, इतनी ज़्यादा आपने सेंट्रल फोर्सेस जो है वहाँ पर डिप्लॉय करी है इलेक्शन कमीशन ने कि अब कोई भी छापा और वो जो तमाम तरह के फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर काम नहीं आ रहे हैं। आपने कहा कि आपने बहुत ही फ्री फेयर इलेक्शन जो है पूरी ताकत झोंक के करवा दिया है। फिर उसके बाद आपने अपना कोर्स करेक्शन भी कर लिया है। तो दिस इज लाइक अ एप्ट टाइम और एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के साथ ठीक ठाक है। तो ये बीजेपी को लगता है कि भाई ये वाला जो मौका है ना, ये करो वाला मौका है, क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ से हारे तो बहुत लंबा इंतजार होगा। तो बीजेपी ने सब कुछ झोंक कर यहाँ पर रखा हुआ है, जो हम रैलियों में नेताओं के मेहनत में दिन रात की, अमित शाह खुद वहाँ डेरा डाले रहे हैं, पूरी कैंपेनिंग में हमें साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। और ममता बनर्जी बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट कर रही हैं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो है वो एक एक सीट, एक एक बूथ, एक एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आज भी भवानीपुर में दीदी ने अपना रोड शो किया। तो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में ये जागरूकता दिखाने की कि देखिए बंगाली अस्मिता को कोई बचा सकता है तो मैं ही हूँ। अगर हम बीजेपी के खिलाफ कोई पूरे देश में कोई पार्टी है जो सर उठा के कोई नेता है इस तरह से अग्रेसिवली लड़ रहा है तो हम ही हैं। तो उस फैक्टर को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस मुस्लिम और महिला इस वोट बैंक को वो साध के रखने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक से वो जानती हैं कि 75 सीटों से प्लस ही उनकी जो है टैली शुरू होने वाली है। लेकिन अगर ममता का जो वोट बैंक है, महिला वोट बैंक, अगर वो छितरा तो निश्चित तौर पर ममता दीदी मुश्किल में फंस जाएंगे और बीजेपी उसी को साधने की कोशिश कर रही है। फिर ममता दीदी के लिए इस पूरे पोलराइज्ड इलेक्शन के माहौल में अपने हिंदू वोट बैंक को भी जो इंटैक्ट था कि ठीक है बीजेपी के पास 50% जा रहा है, लेकिन मेरा 35% से ऊपर का जो वोट बैंक है उसमें बीजेपी उसे मेरे से दूर करने में कामयाब नहीं होनी चाहिए। तो कोशिशें अपनी तरफ से हैं। कैंपेन भी हुआ, हाई पिच वॉल्यूम कैंपेन हुआ, आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी लगे, अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया गया है। मुकाबला दिलचस्प है और मुकाबला बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही जी जान से लड़ा गया है। अब जनता ये तय करने वाली है कि आखिर वो किसको चुनेगी, किसके फैक्टर्स, किसका कोर्स करेक्शन, किसकी कैंपेनिंग, किस में उसे अपनी भलाई नजर आती है। तो थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश थी आपको इस डेटा के जरिए समझाने की कि कहाँ पर अगर बीजेपी कहती है उसके दावों में कहाँ दम लगता है,
कहाँ कोर्स करेक्शन है, कहाँ मुश्किल से आके वो फंस जाती है। तो ये तमाम फैक्ट्स हमने आपके पास रखे हैं पिनास का पंच में इस चुनाव को थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझाने की, क्योंकि एक बात तो तय है भाई, आप दिल्ली में बैठे हो, उत्तर प्रदेश में बैठे हो, कर्नाटक में बैठे हो, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस वक्त दिलचस्पी हर एक शख्स की है। हर कोई जानना चाहता है कि वाकई में परिवर्तन होगा या फिर दीदी जैसा कह रही हैं बदला लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।